हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम स्टडी करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लाइसोसोम्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट्स रीड अ पॉजिटिव थॉट एज यूजुअल। आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म ओल्ड फियर्स इनटू न्यू पावर्स। मैं तैयार हूँ अपने पुराने डरों को नई ताकत में बदलने के लिए, नई ताकतों में बदलने के लिए। देखिए, ये कैसे होता है? ये एक साथ नहीं हो सकता। हम सारे एक फियर्स को एक साथ नहीं पावर्स में चेंज कर सकते। एक एक करके करना होता है। पहले एक फियर को पावर में चेंज करते हैं, फिर वो पावर बन गई, यानी कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर आ गई। फिर उस एक एक्स्ट्रा पावर की मदद से न्यू फियर, जो कोई दूसरा जो फियर है, उसे पावर में चेंज करते हैं। फिर हमारे पास 2 पावर्स हो जाती हैं। देन उन 2 पावर्स की मदद से तीसरे फियर को हम जीतते हैं, और इस तरीके से हम अपने फियर्स को जीतते चले जाते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया है कि लाइसोसोम्स जो जो होते हैं, ये एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं, एनिमल सेल्स में ज़्यादा होते हैं और प्लांट सेल्स में कम होते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर और मैच्योर ममेलियन इरेथ्रोसाइट्स के अंदर तो एब्सेंट ही होते हैं। अब ममेलियन इरेथ्रोसाइट्स यानी कि मैमल्स के इरेथ्रोसाइट्स, वो भी मैच्योर। और इरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। कुछ लाइसोसोम्स हैं जो कि मसल सेल्स में और पेनक्रियास के एसिनर सेल्स में अकर होते हैं। ल्यूकोसाइट्स, स्पेशली ग्रेन्युलोसाइट्स, आर पर्टिकुलरली रिच सोर्स ऑफ लाइसोसोम्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? देखिए, ल्यूकोसाइट्स को WBCs भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। और ये वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इन द सेंस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन एंटर करता है, तो उसको एंगल्फ कर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो बेसिकली ये वही सेल्स हैं। और इनके अंदर लाइसोसोम्स जो हैं, उनका सोर्स बहुत ज़्यादा रिच होता है, क्योंकि लाइसोसोम ही वो ऑर्गेनेल है जो इन फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और वो भी स्पेशली जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं स्पेशली, उनके अंदर जो है लाइसोसोम्स कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा होते हैं। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके समझते हैं और फिर लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सो यू कैन सी दैट हेयर इज़ अ लिपिड मेम्ब्रेन। तो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन्स नहीं होती, जैसे कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनल्स में देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर डबल ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं। बट हेयर लाइसोसोम इज़ द ऑर्गेनल जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक ही लिपिड की एक ही मेम्ब्रेन है। और यू कैन सी दैट हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर, लाइसोसोम्स के अंदर क्या पाई जाती हैं? एंजाइम्स पाई जाती हैं। एंड लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। These proteins are glycosylated, and this is very important point. You must remember that the proteins in the membrane of the lysosomes are glycosylated. ऐसा हमने किसी और membrane के proteins में नहीं पढ़ा कि वो glycosylated होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और अभी हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। सो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं आगे डिस्कस करूँगी इन डिटेल। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर तो वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है कि राउंड स्ट्रक्चर होता है, डेंस मटेरियल से फिल्ड होता है, एंड बाउंड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। जो इनकी शेप और डेंसिटी होती है वो लाइसोसोम टू लाइसोसोम बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे यूजुअली ऑर्गेनल्स के अंदर होता है ना कि उनकी शेप फिक्स होती है, बट यहाँ पर लाइसोसोम के साथ नहीं है। इसकी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, एंड डेंसिटी ऑल्सो। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डेलिकेट और फ्रिजाइल ऑर्गेनल्स हैं। फ्रिजाइल का मतलब होता है जो ईजिली ब्रेक हो जाए। लाइसोसोम फ्रैक्शंस को आइसोलेट किया गया है सुक्रोज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से आफ्टर माइल्ड मेथड्स ऑफ होमोजेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनल को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे आइसोलेट करना पड़ता है। तो आइसोलेट करते हैं, तो इसको लाइसोसोम को भी स्टडी करने के लिए आइसोलेट करते हैं। तो कैसे, उसका तरीका क्या है? पहले इसका होमोजेनाइजेशन करते हैं, देन आफ्टर होमोजेनाइजेशन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सुक्रोज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस पॉइंट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट मैंने इसको यहाँ पर इसलिए पुट कर दिया सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि ऑर्गेनल्स को पहले आइसोलेट किया जाता है बिफोर स्टडिंग। फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स की बात करते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स पाई जाती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है।
तो देखिए लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीएसेस पाई जाती हैं, प्रोटीएसेस, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कैथेप्सिन। ये प्रोटीएसेस किस लिए होती हैं? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोटीन्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो प्रोटीएसेस एंजाइम्स होती हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करती हैं। देन देयर आर न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस एंजाइम्स क्या करती हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करती हैं। देन देयर आर ग्लाइकोसिडेसिस। ग्लाइकोसिडेसिस क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने का काम करती हैं। देन देयर आर लाइपेसेस। लाइपेसेस कौन सी एंजाइम्स होती हैं? जो लिपिड्स को तोड़ने का काम करती हैं। देन देयर आर फॉस्फोलाइपेसेस, जो फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ने का काम करती हैं। देन देयर आर फॉस्फेटेसेस एंड सल्फेटेसेस। सो दीज आर बेसिकली द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की सारी जो एंजाइम्स होती हैं ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होती हैं, और वो एसिडिक मीडियम कहाँ होता है? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर जो पीएच है वो कितना होता है? pH 5। लाइसोसोम के अंदर जो है वो pH 5 होता है, और लाइसोसोम्स की जो सारी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक pH पर ही एक्टिव होती हैं। आउटसाइड द लाइसोसोम साइटोप्लाज्म है, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो प्रेजेंट है। तो लाइसोसोम के बाहर क्या होता है? pH कितना होता है? साइटोप्लाज्म का pH होता है 7.2। साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो साइटोसोल का pH होता है 7.2। अब ये एक मैकेनिज्म है सेल का अपने आप को बचाने का, कि अगर बाय चांस जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और लाइसोसोम्स की जो एंजाइम है वो लीक हो जाती हैं, इफ़ देयर इज़ अ केस ऑफ लीकेज, अगर लीकेज का कोई केस होता है तो जो सेल है वो अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो बाहर तो आ गई पर वो एक्टिव नहीं होंगी। जो साइटोप्लाज्म का पीएच है वो उस पर एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि वो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, वो एसिडिक मीडियम पर ही एक्टिव होती हैं। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ अ सेल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना एंजाइम की, कि वो एक कंडीशन में एक्टिव है और एक कंडीशन में वो एक्टिव नहीं है, वो pH 5 पर एक्टिव है, वो pH 7.2, यानी कि जब pH बेसिक है तब वो एक्टिव नहीं है। तो ये जो एंजाइम ये जो वो होती है प्रॉपर्टी होती है एंजाइम्स की, इसको बोलते हैं लेटेंसी। सो लेटेंसी इज द प्रॉपर्टी इन विच वी सी दैट एंजाइम्स आर एक्टिव ऑन चेंजिंग द कंडीशंस। अगर हमने कंडीशन चेंज की बेसिक से, हम दोबारा जब कंडीशन क्या करेंगे? एसिडिक करेंगे, तब जाकर वो एंजाइम एक्टिव होगी। और अगर कंडीशन बेसिक होगी तो वो एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगी, जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है लाइसोसोम की। सो इस प्रॉपर्टी को लेटेंसी कहते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड लेटेंसी है लाइसोसोमल एंजाइम्स की, किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू द मेम्ब्रेन विच इज़ रेजिस्टेंट टू द एंजाइम दैट इट एनक्लोजेस। अब देखिए लाइसोसोम की जो खुद की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के पास भी तो एक यूनिट मेम्ब्रेन है, तो वो उसकी जो एंजाइम्स होती हैं लाइसोसोम्स की, वो उस मेम्ब्रेन को क्यों नहीं खाती? मतलब उस मेम्ब्रेन को क्यों नहीं डाइजेस्ट करती? लाइसोसोम्स जो है वो सबको डाइजेस्ट करता है, सेल के सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, बट इट डू नॉट डाइजेस्ट, सॉरी it doesn't digest, the membrane of the lysosome doesn't digest the membrane of lysosome itself। इसका रीज़न हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मटेरियल्स होते हैं, पर्टिकुलरली सिएलिक एसिड। सिएलिक एसिड होता है, और सिएलिक एसिड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड कार्ब, और क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर अनयूजुअली हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड। जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, विच में हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लाइसोसोमल प्रोटीएसिस इन द ल्यूमेन। तो ये रीज़न है कि पहले ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब समझते हैं। देखिए ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब है ग्लाइकोसाइल ग्रुप का जुड़ना, ग्लाइकोसाइल ग्रुप का जुड़ना, ग्लाइकोसाइल ग्रुप होता है। तो वो ग्लाइकोसाइल ग्रुप, तो देखिए ग्लाइकोसाइल ग्रुप क्या होता है? जैसे कि आपके पास अल्फ़ा डी
ग्लूकोज है और आपके पास फ्रक्टोज है, आपके पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, तो उसमें से अगर आप एक किसको हटा देते हैं, एक OH ग्रुप को हटा देते हैं, तो एक OH ग्रुप को हटाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उस रेसिड्यू को ग्लाइकोसाइल ग्रुप कहा जाता है। सो बेसिकली एक हेमीकीटल और हेमी में से आपने एक OH ग्रुप को हटाया तो क्या बन गया, आपका ग्लाइकोसाइल ग्रुप बन गया। और ग्लाइकोसिडेशन हम पढ़ते हैं, सो ये वही है। और तो इस यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन क्यों होता है, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, लाइजोम के मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, उनका ग्लाइकोसाइलेशन क्यों हो रहा है, उनमें क्यों ग्लाइकोसाइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो वो इसलिए जुड़ता है ताकि जो लाइसोसोम के ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटीएसेस एंजाइम प्रेजेंट है, वो प्रोटीएसेस एंजाइम आकर अपनी ही मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को ना खा ले, ना डाइजेस्ट कर दे, इसके लिए। सो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास एक दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी और होती है, वो है दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज़ करने की। तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज़ क्यों कर पाती है, वो इसलिए फ्यूज़ कर पाती है क्योंकि उसके पास क्या होता है, हाई लिपिड कंटेंट इन इट्स मेम्ब्रेन और सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अब सरफेस एक्टिव एजेंट्स को सर्फेक्टेंट्स भी बोला जाता है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करती हैं। हमें पता है कि जो साइटोसोल होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे वाटर के पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, वैसी साइटोसोल के पास भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, यहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट्स कौन है, लाइपोसॉल्युबल विटामिन्स A, K, D एंड E, ये लाइपोसॉल्युबल है, लिपिड्स में सॉल्युबल होती हैं, और स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। और सरफेस एक्टिव एजेंट्स का होने का मतलब है सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ये दे रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम की जो एंजाइम होती है वो रप्चर हो जाती है, वो रप्चर्स हो जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो ड्रग्स होते हैं लाइक कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, यानी कि उसे रोकते हैं, रप्चर होने से रोकते हैं। और इनका क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है टिश्यू के ऊपर। जो एंटायर प्रोसेस है डाइजेशन का, जो कि लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम के अंदर ये सारी जो एंजाइम्स हैं किसका काम करती हैं, डाइजेशन का काम करती हैं। दे डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, दे डाइजेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट्स व्हेन देयर इज अ स्टार्वेशन। जब सेल के अंदर नहीं होता तो एक मजबूरी आती है, और जो लाइसोसोम होता है उसको सेल के कंपोनेंट्स को ही खाना पड़ता है। तो लाइसोसोम जो है वो उसका जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो लाइसोसोम के अंदर होता है, और जो लाइसोसोम की एंजाइम्स है वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करती हैं। अब एसिडिक मीडियम बनता कैसे है, लाइसोसोम का जो मीडियम है वो एसिडिक बनता कैसे है, तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप होता है। एटीपी डिपेंडेंट यानी कि एटीपी की मदद से, एनर्जी की मदद से काम करता है, ऐसे ही नहीं करेगा बिना एटीपी की मदद से। तो एक हाइड्रोजन पंप, प्रोटॉन पंप होता है। क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है इसकी मेम्ब्रेन में, जो कि क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस को अंदर ले लेता है, प्रोटॉन्स को अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से जो मीडियम है लाइसोसोम के अंदर का, यानी कि ल्यूमेन का जो वो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो होता है डाइजेशन का, जैसे कि सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी है, बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। वो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब से मिलकर बनी है। तो जब डाइजेशन ये किसी भी चीज़ का करते हैं और वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। फिर आता है आपका काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के टाइप्स के क्या क्या हैं, काइंड्स क्या क्या हैं, एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। इस टॉपिक को हम पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम भी कह सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम है वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी में पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही तो हुआ, अलग अलग मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। सो फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दे कंटेन द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स विच हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी डाइजेस्टिव प्रोसेस। एक ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी भी डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस उसके अंदर एंजाइम्स हैं। और एक लाइसोसोम के अंदर, एक प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एक ही टाइप की एंजाइम होती है, या तो उसके अंदर प्रोटीएसेस होंगी या फिर उसके अंदर न्यूक्लियसेस होंगी, एक ही टाइप की एंजाइम्स होंगी एक टाइप के प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। लेकिन ये याद रखना है कि अभी इसने प्राइमरी लाइसोसोम लाइसोसोम जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया डाइजेशन में, पर उसके पास एंजाइम्स है, तो ये होता है प्राइमरी लाइसोसोम। फिर सेकंड है हेट्रोफैगोसोम्स। तो हेट्रोफैगोसोम्स क्या होते हैं? हेट्रोफैगोसोम्स तब फॉर्म होते हैं जब एक प्राइमरी लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल, जिसने किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, उसको के साथ फ्यूज़ करते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है ये चीज़ कहाँ से आई है? सेल के बाहर से आई है। तो सेल के बाहर से कैसे आएगी? तो सेल के बाहर से आने का तरीका होता है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो है वो 3 टाइप का होता है। इट कैन बी पाइनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, इट कैन बी फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, और इट कैन बी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, मतलब नॉट इन डिटेल, बट हम इनका वो ले चुके हैं, तो आपको शायद याद भी होगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अब सेल के अंदर आ गई तो वो किसके फॉर्म में? साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल के अंदर वो बंद है। अब जब वो वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो वाला जो लाइसोसोम है वो कहलाएगा हेट्रोफैगोसोम्स। फिर उसके बाद आता है ऑटोफैगोसोम्स। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि सेल के अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, इन सबको भी डाइजेस्ट कर सकता है प्राइमरी लाइसोसोम, उसके पास ये ताकत है। सच ऑटो डाइजेशन कॉल्ड ऑटोफैगी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स is a normal event during cell growth and repair and is especially prevalent in differentiating and de-differentiating tissues। तो इस तरीके से जब सेल जो है वो खुद के ही कंपोनेंट्स को खाने लगता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटो डाइजेशन और ऑटोफैगी। और ये नॉर्मल इवेंट है। जैसे कि जब हम वो पढ़ते हैं ना, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो हम सेल डिवीजन में बहुत सारी स्टेजेस पे पढ़ते हैं दैट द सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए। सो देयर इज़ नॉट एनी मैजिकल वेंट, कोई मैजिकल वेंट नहीं है सेल के पास, वो घुमाएगा और सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। लाइसोसोम उन्हें ईट करता है तो इसलिए वो डिसअपियर हो जाती हैं। और कहाँ पर जो डिफ्रेंशिएटिंग और डी डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ये ऑटोफैगी का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, सेल अंडरगोइंग प्रोग्राम डेथ ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एंड रीजनरेशन। तो आपको पता होगा जब किसी भी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई लार्वा जो है वो इंसेक्ट में चेंज होता है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू इंसेक्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है? जो कई सारे सेल्स होते हैं उन्हें क्या होना होता है? डिसअपियर होना होता है। और फिर जब रीजनरेशन होता है तो कई सारे सेल्स को फॉर्म होना होता है। तो उस दौरान जो सेल्स जब डिसअपियर होते हैं तो वो किसकी वजह से डिसअपियर होते हैं? ऑटोफैगी की वजह से। लाइसोसोम्स ऑल्सो रेगुलरली एनगल्फ बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑटोफैगी। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, उसको भी जो लाइसोसोम है वो उसके भी थोड़े थोड़े बिट्स जो है वो एंगल्फ कर लेता है रेगुलरली, और इस चीज़ को बोला जाता है माइक्रो ऑटोफैगी। जैसे जैसे डाइजेशन आगे बढ़ता है तो पहचानना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है नेचर सेकेंडरी लाइसोसोम का। ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो प्राइमरी लाइसोसोम था, उसके बाद हेट्रोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम, एंड अब इसके बाद हम रेसिडुअल बॉडीज़ पढ़ेंगे। इन तीनों को सेकेंडरी लाइसोसोम बोला जाता है। द रेस्ट 3 आर सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो जैसे जैसे डाइजेशन आगे बढ़ता है तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सेकेंडरी लाइसोसोम कौन सा वाला है, इधर इट इज़ हेट्रोफैगोसोम और ऑटोफैगोसोम। तो इनको एक कलेक्टिव नाम दे देते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल।
अब आता है रेसिडुअल बॉडीज़। तो रेसिडुअल बॉडीज़ जो हैं इट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये क्या होती हैं, ये तब फॉर्म होती हैं जब डाइजेशन जो है वो क्या हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, और उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बचता है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कंटेन करते हैं ये रेसिडुअल बॉडीज़। सो रेसिडुअल बॉडीज़ आर द टाइप ऑफ लाइसोसोम्स विच कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स को, सेकेंडरी लाइसोसोम्स को एंड रेसिडुअल बॉडीज़ को। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कि पहले एंडोसाइटोसिस की मदद से ये देखिए यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हो रहा है एट दिस कॉर्नर। एंडोसाइटोसिस की मदद से कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। तो सेल के अंदर आने के बाद क्या हो रहा है, फैगोसोम, वो जिस ऑर्गेनेल में आएगा उसको फैगोसोम बोलेंगे। और यहाँ पर आपके पास फिर प्राइमरी लाइसोसोम है, यहाँ पर ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स है, ये रेसिडुअल बॉडीज़ है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है ओरिजिन की, कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, लाइसोसोम्स का ओरिजिन कैसे होता है। तो अब देखो लाइसोसोम के अंदर दो तरीके के प्रोटीन होंगे, दो तरीके के प्रोटीन्स होंगे। एक प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन वाले होंगे जिनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं, एक प्रोटीन जो कि एंजाइम्स के लिए चाहिए होंगे जिनको फंक्शनल प्रोटीन्स बोलते हैं, और यू कैन से एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। तो वो दोनों प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे, गोल्जी से आएंगे। गोल्जी के पास कहाँ से आएंगे, ईआर से आएंगे, क्योंकि सिंथेसिस तो ईआर करता है। ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। वो प्रोटीन्स, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है, इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ बताई है अब मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ विदाउट रीडिंग द पैराग्राफ, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली एंड देन रिमेंबर इट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं वो अपने फॉर्मेशन के बाद, जब उनका फॉर्मेशन हो जाता है ईआर से, तो वो गोल्जी में चले जाते हैं। तो जो सिस गोल्जी होती है, क्योंकि जो ईआर है उसके पास सिस गोल्जी होती है, एंड देन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास जो गोल्जी का पार्ट होता है वो होता है ट्रांस गोल्जी। तो सबसे पहले क्या होता है, सिस गोल्जी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनका होता है मॉडिफिकेशन। किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स जुड़ जाते हैं, और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, उन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। दिस इज रिटन है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, इन दिस वे दे टेक पार्ट इनटू द, जो प्रोटीन्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। और जो लिपिड्स होते हैं, वी नो दैट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द लिपिड, और वो वेसिकल्स की फॉर्म मदद से पहुँचते हैं और मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करते हैं। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन हो गया डाइजेशन करना, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स का डाइजेशन करना। फिर इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस का भी डाइजेशन होता है, ऑटोलिसिस भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। द लाइसोसोम ऑफ सर्टेन सेल्स सच एज स्पर्म्स डिस्चार्ज देयर एंजाइम्स आउटसाइड द सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जब स्पर्म को किसके साथ फ्यूज़ करना होता है, ओवम के साथ फ्यूज़ करना होता है। तो स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज़ करने के लिए सबसे पहले ओवम की जो आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा। तो उसको रप्चर करने के लिए जो स्पर्म्स होते हैं वो अपनी लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं। वो लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करती हैं, ओवम को, ओवम की मेम्ब्रेन को रप्चर करती हैं। और इस तरीके से फिर दोनों बाद में जो स्पर्म और ओवम है वो क्या करते हैं, दे फ्यूज़ एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं डाइजेस्ट करती हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ओवम की, और पेनिट्रेशन पाथ बनाती हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस आर रिलीज फ्रॉम ओस्टियोक्लास्ट एंड ब्रेक डाउन फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट का जिक्र किया गया है। तो ये ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं,
दीज ओस्टियोक्लास्ट आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड जिएंट सेल्स। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बड़े बड़े से सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज़ का ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसके टिश्यूज़, बोन के टिश्यूज़, तो बोन के टिश्यूज़ का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो Ca2 पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है हमारी बोन्स जो है वो कैल्शियम की बनी होती है, तो जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो बोन के टिश्यूज़ तब टूट गए तो वो बोन के टिश्यूज़ से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। एंड द सेल्स जो तोड़ रहे हैं, जो ब्रेक करने का काम कर रहे हैं टिश्यूज़ को, वो कौन से सेल्स है, ओस्टियोक्लास्ट। और वो कैसे तोड़ रहे हैं, अपनी एसिड हाइड्रोलिसिस को रिलीज़ कर कर, उनके लाइसोसोम्स के अंदर जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उनको रिलीज़ कर कर। And these cells also secrete lactic acid which makes the local pH enough optimal for the enzyme activity। और ये क्या करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ये क्या करते हैं, किसको रिलीज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड को। लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करेंगे तो बाहर का जो आउटसाइड दीज सेल्स जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और तब इनकी एंजाइम्स जो है वो काम कर पाएंगी। इसी तरीके से जो ओसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ओसिफिकेशन का मतलब है बोन फॉर्मेशन, वहाँ पर जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये कैथेप्सिन डी एंजाइम को रिलीज़ करते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को तोड़ने का काम करती है। अब बात आती है प्लांट्स के लाइसोसोम्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी कि एनिमल्स के अंदर लाइसोसोम्स बहुत सारे होते हैं बट देयर आर फ्यू इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कम होते हैं। एक्चुअली में प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स को देखा नहीं गया है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कैन बी कॉल्ड एज लाइसोसोम्स, जिनको लाइसोसोम बोला जा सकता है, जिसकी वैक्यूल्स हो गए, स्फेरोसोम्स हो गए, एंड देन देयर आर वन मोर एल्यूरोन ग्रेन्स। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, दे कैन बी थॉट एज द लाइसोसोम्स ऑफ द प्लांट्स। इन वॉट वे, लेट्स सी। वैक्यूल्स जो होते हैं एक मैच्योर प्लांट सेल के, वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द एनलार्जमेंट एंड द फ्यूजन ऑफ द स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखिए हमने देखा है कि जो एक प्लांट सेल होता है, उस प्लांट सेल के सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। तो वो सेंटर में जो बड़ा सा वैक्यूल होता है वो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स के फ्यूजन की वजह से बनता है। तो ये इनको बिलीव किया जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम ER एंड पॉसिबली द गोल्जी एंड द कंटेन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बिलीव किया जाता है कि ये ER से आए हैं और पॉसिबली कहाँ से आए हैं, गोल्जी से आए हैं, और इनके अंदर क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस है। बिलीव किया जाता है इनको वैक्यूल्स को कि ये कहाँ से आए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज प्रो वैक्यूल्स। और ये ER और गोल्जी से इनका फॉर्मेशन किया है, मतलब इनके अंदर हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स पाई जाती है। तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स पाई जाती हैं, ये तो लाइसोसोम की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इनको लाइसोसोम समझ लिया जाता है। तो ये दीज लाइसोसोमल एंजाइम्स, और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये किससे एसोसिएटेड होती है, टोनोप्लास्ट से। तो हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसे टोनोप्लास्ट बोला जाता है। उसी टोनोप्लास्ट से मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अटैच होती हैं। समटाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को इस वैक्यूल के अंदर वो ऑब्जर्व किया गया है, नोटिस किया गया है। तो इस बात से पता चलता है कि ये जो वैक्यूल्स हैं ये ऑटोफेगी में भी पार्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब इनको लाइसोसोम बोला जा सकता है ऑफ द प्लांट सेल्स। फिर दूसरी बॉडी जिसको प्लांट सेल्स का लाइसोसोम बोल सकते हैं वो है स्फेरोसोम्स। तो स्फेरोसोम्स क्या होते हैं, स्फेरोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कि किस में अकर होते हैं, ज़्यादातर प्लांट सेल्स में अकर होते हैं। इनका फाइन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, इंटरनली रिच इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किस में रिच होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। मतलब आपने स्फेरोसोम्स का नाम सुना होगा एज लिपिड स्टोरिंग बॉडीज़। लिपिड स्टोरिंग बॉडीज़ के तौर पे आपने इनका नाम सुना होगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट होते हैं। ऑयल एक्यूमुलेट्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द ER की जो स्ट्रैंड होती है उस स्ट्रैंड के एंड पर ऑयल एक्यूमुलेट होता है, एक स्मॉल वेसिकल बनती है जिसको प्रो स्फेरोसोम बोलते हैं। ऑयल क्यों एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि ये लिपिड को कंटेन करने वाली बॉडीज़ हैं। प्रोस्फेरोसोम बनता है। ये जो प्रोस्फेरोसोम होता है ये साइज़ में ग्रो होकर एक स्फेरोसोम में चेंज हो जाता है। और ये जो स्फेरोसोम्स होते हैं ये बेसिकली किस में इन्वॉल्व होते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में और स्टोरेज में।
लेकिन जो स्फेरोजोम होता है मेस रूट टिप्स का और टबैको के एंडोस्पर्म का, मेस की रूट की टिप पे जाना है आपको और जो टबैको है उसके एंडोस्पर्म के टिश्यूज़ में जाना है। वहाँ पर पाया गया है कि ये जो स्फेरोजोम्स होते हैं ये हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स में रिच होते हैं, इस वजह से इनको भी क्या लाइसोसोम की तरह कंसीडर किया जा सकता है। लाइक लाइसोसोम्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व लिपिड्स। लेकिन लाइसोसोम से अलग बात क्या है, लाइसोसोम के अंदर कोई लिपिड का स्टोरेज नहीं होता, कोई लिपिड का मोबिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिपिड्स का स्टोरेज और मोबिलाइजेशन भी होता है, बट ऑल्सो फॉर द डाइजेशन ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड बाय फेगोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन भी होता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का, सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लाइसोसोम्स ऑफ द प्लांट सेल्स। एंड अब आता है तीसरा स्ट्रक्चर जिसको क्या माना जाता है, लाइसोसोम माना जाता है ऑफ प्लांट सेल्स, वो है एल्यूरोन ग्रेन्स। एल्यूरोन ग्रेन्स क्या होते हैं, एल्यूरोन ग्रेन्स और प्रोटीन बॉडीज आर स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज पार्टिकल्स अकरिंग इन द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडॉन्स ऑफ सीड्स। तो सीड्स के एंडोस्पर्म्स में और कॉटिलिडॉन्स में पाए जाते हैं ये क्या है, प्रोटीन स्टोरेज बॉडीज़ हैं। एल्यूरोन ग्रेन्स ये प्रोटीन को स्टोर करने वाली बॉडीज़ हैं। इनका कॉमनली आपने जिक्र सुना होगा जब आपने राइस की बात की होगी, क्योंकि हमें पता है राइस कंटेन्स प्रोटीन। एंड देन आपने दूसरा इनका जिक्र सुना होगा जब आपने किसकी बात की होगी, मेस की बात की होगी, एक मेस सीड की बात की होगी, कॉर्न कॉप में जो मेस सीड्स होती हैं उनकी, तब आपने इनका जिक्र सुना होगा। They are formed during the later stages of the seed ripening and disappear in the early stages of germination। जब सीड राइपन होती है तो ये एलुरोन ग्रेन्स जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जब सीड जर्मिनेट करती है तो उस जर्मिनेशन के सॉरी आई जस्ट सेड द रॉन्ग, इसको पॉइंट को दोबारा से समझिए कि जब दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द सीड राइपनिंग, सीड राइपनिंग की जो लास्ट की स्टेजेस होती हैं तब ये एल्यूरोन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। और जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो ये कंज्यूम होने लग जाएंगे जब जर्मिनेशन होगा, तो क्योंकि प्रोटीन बॉडीज़ हैं तो ये कंज्यूम होने लग जाती हैं जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाती हैं। दे स्टोर प्रोटीन, एग्जाम्पल ग्लोबुलिन्स एंड फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन। फाइटिन की फॉर्म में इनके अंदर फॉस्फेट होता है और प्रोटीन्स तो होते ही हैं। During the germination of barley seed, the activity of hydrolysis is found to be controlled by the hormones such as gibberellic acid। ये बार्ली सीड में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि जो बार्ली की सीड्स होती हैं जब वो जर्मिनेट होती हैं तो उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है हाइड्रोलिसिस की उसको कौन कंट्रोल करता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सच एज जिब्रेलिक एसिड। अब इस चीज़ को समझिएगा, एक तरफ है जिब्रेलिक एसिड और एक तरफ है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एक तरफ है एंडोस्पर्म और एक तरफ है एल्यूरोन ग्रेन्स। तो समझना क्या है, समझना ये है कि जो एल्यूरोन ग्रेन्स है, एल्यूरोन लेयर्स हैं, सॉरी नॉट ग्रेन्स, और यू कैन से ग्रेन ऑल्सो, जो एल्यूरोन लेयर्स हैं बार्ले सीड के अंदर उन्होंने क्या रिलीज़ किया, दे रिलीज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के लिए वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं ताकि एंडोस्पर्म टूट सके और क्या हो सके, वो कंज्यूम हो सके और जो सीड का जर्मिनेशन है वो हो सके और उसके अंदर शूट फॉर्मेशन हो सके। तो जो एल्यूरोन लेयर्स होती हैं दे रिलीज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लेकिन वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कब रिलीज़ करती हैं, वो तब रिलीज़ करती हैं जब एंडोस्पर्म उन्हें जिब्रेलिक एसिड देता है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म उन्हें एल्यूरोन लेयर्स को जिब्रेलिक एसिड देता है, उसके रिस्पॉन्स में ये एल्यूरोन लेयर्स जो होती हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिससे एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन हो सके। सो यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स व्हाई एल्यूरोन ग्रेन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लाइसोसोम ऑफ द प्लांट सेल्स। ये एक एल्यूरोन ग्रेन का डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं। ये एक किसकी सीड है, इट इज़ अ राइस है ये, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एल्यूरोन लेयर है यहाँ पर एक छोटी सी। सो दीज आर द एल्यूरोन लेयर्स विच रिलीज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स टू ब्रेक द एंडोस्पर्म। सो इन दिस वे द lysosomes is complete. I hope you like this video. If you really do so, please
hit the like button, and for more such interesting information, subscribe to this channel. Thank you.